क्या कहा तुमने? एक बार फिर कहना जरा। वह हंसी इतनी ऊंची और तेज थी कि हॉल में बज रही धीमी संगीत भी उसके सामने दब गई। वह जो हाथों में लाल मखमली डब्बा पकड़े चुपचाप खड़ी थी, एकदम घबरा गई। उसके सामने खड़ा हुआ आदमी, जिसकी आंखों में वो पिछले 6 महीने से अपनी पूरी जिंदगी देख रही थी, उस समय किसी अजनबी से भी ज्यादा कठोर लग रहा था। मैंने कहा अवनी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके गले में आंसुओं का भारी गुब्बार अटका हुआ था, जिसे वह निगलने की कोशिश कर रही थी। ये मैंने खुद बनाया है तुम्हारे लिए, खुद बनाया है। अवनी शर्मा ने वह डिब्बा उसके कांपते हाथों से लगभग छीन लिया और उसे हवा में ऊंचा उठा दिया, ताकि उसके आसपास खड़े उसके अमीर दोस्त भी उसे देख सकें। दोस्तों, देखो जरा, मेरी प्रेमिका ने मेरे लिए तोहफा खुद बनाया है। पवन, जो अवनी का सबसे करीबी दोस्त था, आगे बढ़ा और ताना मारते हुए हंसा। अरे वाह अवनी, लगता है तुम्हारे प्यार का असर सिर चढ़कर बोल रहा है। क्या है इसमें? हीरे की अंगूठी या कोई महंगी घड़ी? अवनी ने तिरस्कार से डिब्बे का ढक्कन खोला। अंदर एक हाथ से बना हुआ कार्ड था और एक सस्ता सा परफ्यूम, जिसकी खुशबू शायद अवनी शर्मा के जूतों की पॉलिश से भी कम कीमती थी। अवनी ने कार्ड निकाला और ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। मेरी जिंदगी के सबसे खास इंसान के लिए, जिसने मुझे जीना सिखाया। अवनी ने काव्या अधूरा छोड़ दिया और हंसने लगा। ऐसी हंसी जिसमें अपमान था, जहर था और बहुत घमंड था। जीना सिखाया? अरे बेवकूफ लड़की। अवनी, वो मुश्किल से उसका नाम ले पाई। उसका दिल डूब रहा था। ये वो अवनी तो नहीं था जो कल रात तक फोन पर उसे भरोसा दिला रहा था कि वह उसके लिए दुनिया से लड़ जाएगा। अवनी, मत कहो मुझे। वह अचानक गरजा। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह वो पुरानी नफरत आ गई, जो वो बचपन से उस लड़की के लिए अपने दिल में पालता आया था। अपनी हैसियत देखी है तुमने? यार अवनी, जाने दो, बेचारी को देखो कैसे रो रही है। विजय सिंह ने हंसते हुए कहा। वहां मौजूद हर व्यक्ति की नजर उस अकेली लड़की पर टिक गई थी, जो जमीन में समा जाना चाहती थी। रोने दो, अवनी ने कठोरता से कहा और वह कार्ड उसके पैरों में फेंक दिया। इसे भी तो पता चले कि सपने देखने और सच्चाई में क्या फर्क होता है। वो आगे बढ़ा, उसके इतना करीब कि वो उसके महंगे परफ्यूम की खुशबू महसूस कर सकती थी। वही खुशबू जो कभी उसे सुरक्षित जगह जैसी लगती थी, लेकिन आज वही उसे घुटन दे रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि मैं अवनी शर्मा, तुम जैसी लड़की को अपनी जिंदगी में जगह दूंगा? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें तलवार जैसी धार थी। तुमने ही तो कहा था। उसके होंठ कांपने लगे। आंसू अब खुलकर उसके गालों पर बह रहे थे। तुमने कहा था तुम्हें मेरी सादगी पसंद है। तुमने कहा था कि तुम मुझे सबके सामने अपनाओगे। वे सारे वादे। अनवी ने जोर से हंसी लगाई और मुड़कर अपने दोस्तों की तरफ देखा। सुना तुम लोगों ने? वादे? अरे पवन, इससे पूछो कि वादे किसके लिए थे। पवन ने हंसी रोकते हुए कहा। भाभी, ओ सॉरी मिस काव्या, वे वादे अवनी ने नहीं, अवनी के मूड ने किए थे, जो हमने शर्त लगाते समय तय किया था। शर्त? ये शब्द उसके मुंह से दर्द भरी सांस की तरह निकला। हाँ, शर्त। अवनी फिर उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत थी जो बचपन से उसके अंदर थी, जब उसकी सौतेली माँ उसे घर लेकर आई थी 3 महीने पहले कॉलेज की कैंटीन में, याद है? पवन ने कहा था कि तुम इतनी पुरानी सोच वाली, इतनी बोर और इतनी बेकार हो कि कोई भी लड़का तुमसे 2 मिनट बात नहीं कर सकता। मैंने शर्त लगाई थी कि मैं न सिर्फ तुमसे बात करूंगा, बल्कि तुम्हें इस हद तक अपने प्यार में पागल कर दूंगा कि तुम मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओगी। लड़की का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वे 3 महीने, वे प्यार भरी बातें, रात रात भर जागकर किए गए वादे, छुपकर मिलना, क्या वह सब कुछ झूठ था? क्या वह सिर्फ एक खेल था? नहीं अवनी, तुम झूठ बोल रहे हो ना। उसके आखिरी उम्मीद के सहारे उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। तुम बस इन सब के सामने मजाक कर रहे हो ना। तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने कसम खाई थी। अवनी ने झटके से उसका हाथ हटा दिया, जैसे किसी गंदी चीज ने उसे छू लिया हो। हाथ मत लगाना मुझे, वह चिल्लाया। और प्यार तुमसे? कभी आईने में अपना चेहरा देखा है? ना शक्ल, ना समझ, ना परिवार का कोई नाम, ना ठीक से बात करने का तरीका। मेरी माँ की नौकरानी की बेटी हो तुम और मैं मंगल विलास का वारिस। हमारा कोई मेल हो सकता है क्या? लेकिन अवनी, दिल तो? वह कुछ कह भी नहीं पाई। एक अनपढ़ और साधारण लड़की, तुमने सोचा भी कैसे कि अवनी शर्मा तुमसे प्यार करेगा? वह सब सिर्फ मजाक था। ये सब उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह लगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अवनी का अंदाज इतना अपमान भरा था कि वहां मौजूद कुछ लड़कियां भी घबरा गई। मजाक?
उसने धीरे से दोहराया। आवाज इतनी धीमी थी कि शायद सिर्फ अवनी ही सुन पाया। हाँ, मजाक, एक खेल। अवनी ने बेरहमी से कहा, देखो मुझे तुमसे बचपन से नफरत थी। तुम उस औरत के साथ आई थी जिसने मेरी माँ की जगह ली थी। मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता था, तुम्हारा दिल तोड़ना चाहता था ताकि तुम्हें अपनी हैसियत याद रहे। और देखो आज तुम मेरे दोस्तों के सामने तमाशा बनकर खड़ी हो। मेरा नाम पूरा हो गया। उसने अपने दोस्तों की तरफ हाथ उठाया। क्यों दोस्तों, कैसी रही मेरी एक्टिंग? मुझे कोई बड़ा फिल्म पुरस्कार मिलना चाहिए ना? कमाल कर दिया यार, मान गए अपनी भाई। बेचारी को देखो, अभी तक यकीन नहीं हो रहा। चारों तरफ से हंसी और तालियों की आवाजें गूंजने लगी। सब हंस रहे थे। उनके चेहरे धुंधले होकर उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। जिसे वह अपना सहारा समझती थी, वही इस भीड़ में उसका सबसे बड़ा तमाशा बन गया था। उसने नीचे जमीन पर पड़े अपने हाथ से बनाए हुए कार्ड को देखा, जिस पर उसने लिखा था, मेरी जिंदगी के सबसे खास इंसान के लिए है। उसके आंसू कार्ड पर गिरते गए और स्याही फैलती गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी जिंदगी की सारी खुशियां उसी स्याही में धुलती जा रही थी। अब यहाँ से चली जाओ, अवनी ने उसे आदेश दिया। मेरा मूड खराब मत करो, और हाँ, आगे से मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगर दोबारा मेरे सामने आई तो ऐसा हाल करूंगा कि मेरी सौतेली माँ आशा देवी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगी। काव्या ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। वहाँ एक अजीब सी शांति थी, ऐसा खालीपन जो बता रहा था कि उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया है। उसने एक बार अवनी की आंखों में देखा। ना कोई शिकायत, ना कोई बद्दुआ, ना कोई सवाल, क्योंकि सवाल वहाँ पूछे जाते हैं जहाँ जवाब की उम्मीद हो, और बद्दुआ वहाँ दी जाती है जहाँ अपनापन का सम्मान टूटा हो लेकिन रिश्ता अभी बाकी हो। यहाँ तो रिश्ता शुरू से ही झूठा था। अवनी शर्मा को उसकी आंखों की यह खामोशी एक पल के लिए चुप गई। वह उम्मीद कर रहा था कि वह रोएगी, चिल्लाएगी, उसके पैरों में गिरकर माफी मांगेगी, लेकिन वह तो पत्थर बन गई थी। सुना नहीं तुमने? यहाँ से निकलो। पवन ने उसका हाथ पकड़कर उसे धक्का दिया। वह लड़खड़ा गई, लेकिन गिरी नहीं। उसने अपने दुपट्टे को मजबूती से पकड़ लिया, जमीन पर पड़े कार्ड को आखिरी बार देखा और मुड़ गई। उसके पीछे हंसी का शोर फिर से गूंजने लगा। यार अवनी, तुम सच में बहुत निर्दय हो, लेकिन मजा आ गया। देखो कैसी शक्ल बन गई थी उसकी। वह चलती रही, हॉल से बाहर गलियारे में और फिर मुख्य गेट की तरफ। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। ठंडी हवा उसके शरीर को चीर रही थी, लेकिन उसे ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। उसके कानों में अभी भी वही शब्द गूंज रहे थे, तुम एक अनपढ़ और साधारण लड़की हो। वह गेट के बाहर निकली और अंधेरे सड़क में खो गई। गार्ड ने उसे जाते हुए देखा। शायद आवाज भी थी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंदर अवनी शर्मा और उसके दोस्त जश्न मनाते रहे। केक काटा गया, संगीत फिर से बजने लगा। अवनी शर्मा अपनी जीत के घमंड में डूबा हुआ था। उसे ये भी पता नहीं था कि उसने आज क्या खो दिया है। उसे लगा कि काव्या घर जाएगी, रोएगी और फिर वही अपनापन भरी जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन वह गलत था। उस रात काव्या घर नहीं पहुंची। सुबह हुई तो उसका कमरा खाली था। किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। सबको लगा वह कहीं छिपकर रो रही होगी और खुद ही वापस आ जाएगी। एक दिन बीता, फिर 2 दिन, फिर 1 हफ्ता। काव्या वापस नहीं आई। उस समय अवनी शर्मा को उसका अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन उस रात के बाद वह साधारण अनपढ़ समझी जाने वाली लड़की इस तरह गायब हो गई जैसे उसका कभी अस्तित्व ही नहीं था। न किसी रिश्तेदार के घर, न किसी दोस्त के पास, न शहर, न किसी अस्पताल या शमशान घाट में। वह जैसे हवा में गायब हो गई थी। सबकी हंसी के बीच वो वहां से चली गई थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस दिन के बाद वह किसी को फिर कभी नहीं मिलेगी। न जाने वह कहाँ चली गई थी और अपने पीछे एक गहरा सन्नाटा छोड़ गई थी। 3 साल के बाद अवनी शर्मा के लिए समय सिर्फ कैलेंडर की तारीखें बदलना नहीं था, बल्कि हर गुजरता पल उसके सीने में चुभने वाला कांटा बन गया था, जो उसे चैन से जीने नहीं देता था। वह अवनी शर्मा जो कभी जोर जोर से हंसता था, अब एक कठोर और निर्दयी व्यवसायी बन गया था, जिसकी आंखों में खालीपन के अलावा कुछ नहीं था। इन 3 सालों में उसने क्या नहीं किया। पुलिस, निजी जासूस, खबरों में विज्ञापन, अपने पूरे देश का कोना कोना खोज डाला। वह पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, यहाँ तक कि प्रतीक्षालय में भी उसे हर लड़की में काव्या की झलक दिखाई देती थी। उसकी हर सांस के साथ वही शब्द गूंजते थे, तुम एक अनपढ़ और साधारण लड़की हो। और फिर वह पछतावे की आग में जलने लगा था। उसे प्यार हो गया था बहुत देर से,
बहुत दर्द के साथ लेकिन बहुत गहरा प्यार। आज शहर के सबसे महंगे होटल में एक बड़े व्यापारी समूह की सालाना पार्टी थी। अवनी शर्मा वहां मौजूद था, लेकिन उसका मन हमेशा की तरह कहीं और भटक रहा था। उसके हाथ में जूस का गिलास था और वह एक खंबे से टिककर हॉल में मौजूद नकली मुस्कान वाले चेहरे को ऊब कर देख रहा था। तभी रोशनी मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ मुड़ी और अचानक जैसे अवनी शर्मा की सांस रुक गई। वह वहां थी नहीं, वह नहीं हो सकती, वह काव्या नहीं हो सकती। अवनी ने अपनी आंखें मलकर फिर से देखा। सामने रेड कारपेट पर एक बहुत प्रभावशाली नेता शेखर जी अंदर आ रहे थे और उनके हाथ में हाथ डाले एक बेहद खूबसूरत लड़की चल रही थी, जिसे अवनी शर्मा पिछले 3 सालों से अपने सपनों में देखते आया था। लेकिन ये वो पुरानी काव्या नहीं थी। वह डरपोक साधारण सलवार कमीज पहनने वाली लड़की नहीं थी, ये कोई और थी। उसके चलने में आत्मविश्वास था, चेहरे पर सजा हुआ मेकअप, आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ शक्ति और सम्मान के साथ आती है। अवनी शर्मा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ से जूस का गिलास गिरकर जमीन पर टूट गया, लेकिन उसे होश नहीं था। वह जैसे किसी अनजानी ताकत से खींचता हुआ आगे बढ़ गया। वे दोनों डांस फ्लोर के बीच पहुंच चुके थे। धीमा संगीत शुरू हुआ। शेखर जी ने लड़की की कमर में हाथ रखा और उसे अपने करीब किया। अवनी शर्मा की आंखों में गुस्सा भर गया। ये दृश्य उसके लिए मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था। उसकी काव्या किसी और की बाहों में थी। वह भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन आज अवनी शर्मा को किसी की परवाह नहीं थी। वह सीधा डांस फ्लोर तक पहुंचा और एक झटके में शेखर जी और उस लड़की के बीच आ खड़ा हुआ। उसने लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। काव्या, अवनी शर्मा की आवाज में 3 साल का दर्द, गुस्सा, तड़प सब शामिल था। संगीत रुक गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उन तीनों पर टिक गई। लड़की का संतुलन बिगड़ गया। वह अवनी के सीने से टकरा गई। उसने तुरंत खुद को संभाला और झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने अवनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, ना कोई प्यार, ना कोई नफरत, बस अजनबीपन और असहजता थी। एक्सक्यूज मी, उसकी आवाज वही थी, लेकिन लहजा इतना ठंडा कि अवनी शर्मा वहीं ठहर गया। ये क्या बदतमीजी है? अवनी उसकी आंखों में देखते हुए बोला। कहाँ गायब थी तुम? तुम्हें अंदाजा है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? मैं तुम्हारे पीछे पागल हो गया था और तुम यहाँ इसके साथ। उसने फिर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार शेखर जी बीच में आ गए। उन्होंने अवनी के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेला। मिस्टर शर्मा, शेखर जी की आवाज सख्त थी, होश में हैं आप? मेरी मंगेतर के साथ इस तरह व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? मंगेतर? अवनी ने जैसे खुद से कहा। फिर वे जोर से हंसा, जो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। शेखर जी, आपको गलत फहमी हुई है। ये कनिका नहीं, मेरी काव्या है। उसने फिर उसकी तरफ देखा। बताओ उन्हें, बताओ कि तुम मुझे जानती हो, बताओ कि ये सब कुछ झूठ है। कनिका ने बहुत शांति से अपने गले में पहने हीरे के हार को ठीक किया। उसके चेहरे पर ऐसी नापसंदगी थी जैसे कोई अमीर महिला किसी गंदे भिखारी को देख रही हो। उसने शेखर जी की तरफ देखा। अंग्रेजी में बोली, शेखर जी, ये बदतमीज आदमी कौन है और ये मुझे काव्या क्यों कह रहा है? क्या इस पार्टी में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है? अवनी शर्मा को लगा जैसे किसी ने उसके दिल में छुरा घोंप दिया हो। तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो? वह चिल्लाया। मेरी आंखों में देखो काव्या, मैं अवनी हूँ। वही अवनी जिसके लिए तुमने वो कार्ड बनाया था, वही अवनी जिसके प्यार में तुम पागल थी। क्या अपना प्यार भी भूल गई? कनिका के होंठ पर हल्की तिरस्कार भरी मुस्कान आई। वह एकदम आगे बढ़ी। अवनी को सिर से पैर तक ऐसे देखा जैसे वह कोई नौकर हो जिसने चोरी की हो। सुनिए मिस्टर, जो भी हैं आप, उसने उंगली उठाकर कहा, मुझे नहीं पता आप किस सस्ती प्रेमी कहानी के नायक बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी सीमा पार कर रहे हैं। मेरा नाम काव्या नहीं है और जल्द ही मैं शेखर जी से शादी करने वाली हूँ। और जहाँ तक प्यार की बात है, उसने तिरस्कार भरी नजर अवनी पर डाली। मेरी पसंद इतनी गिरी हुई नहीं हो सकती कि मैं आप जैसे भावुक और मानसिक रूप से स्थिर आदमी से प्यार करूं। अपनी शक्ल आईने में देखिए, आपकी हालत बता रही है कि आपको किसी अच्छे मानसिक डॉक्टर की जरूरत है। तुम झूठ बोल रही हो। अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम सिर्फ उस रात का बदला ले रही हो। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई थी, मैं बहुत पछता चुका हूँ। काव्या, भगवान के लिए ये नाटक खत्म करो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। अवनी उसके सामने हाथ जोड़ने ही वाला था कि शेखर जी ने जोर से धक्का देकर उसे पीछे कर दिया।
अवनी लड़खड़ाकर एक वेटर से टकराया। ट्रे में रखे गिलास जमीन पर गिरकर टूट गए। पूरा हॉल ये दृश्य देख रहा था। कैमरों की फ्लैश चमकने लगी थी। बस बहुत हो गया। शेखर जी गुस्से से बोले, मिस्टर अवनी शर्मा, आपके बड़े व्यापार का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी भी महिला का अपमान करने का अधिकार मिल गया है सिर्फ इसलिए कि मेरी मंगेतर बहुत सुंदर है। आपने सोचा कि पुरानी पहचान का झूठ नाटक करके उसके करीब आ जाएंगे। शेखर जी ने भीड़ की तरफ मुड़कर ऊंची आवाज में कहा, देख रहे हैं आप सब, ये है हमारे समाज के अमीर वर्ग का असली चेहरा। एक सम्मानित परिवार की लड़की को सबके सामने परेशान किया जा रहा है और बहाना ये है कि उसे जानते हैं। बकवास बंद करो शेखर। अवनी गुस्से से उनकी तरफ बढ़ा। मैं इसका अतीत जानता हूँ। ये मेरी माँ की नौकरानी की बेटी है। ये मेरे घर मंगल विलास में रही है। चुप। ये आवाज शेखर जी की नहीं बल्कि कनिका की थी। वह आगे बढ़ी और अवनी के इतने करीब आई कि सिर्फ वही सुन सका। अगर मैं आपकी जगह होती मिस्टर शर्मा, उसने धीमे लेकिन जहरीली आवाज में कहा, तो अपनी बची हुई इज्जत बचाकर यहाँ से चली जाती, क्योंकि जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हैं वह 3 साल पहले इसी शहर के एक हॉल में मर गई थी और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। ये सुनकर अवनी शर्मा जैसे पत्थर का हो गया। इसका मतलब वो पहचान गई थी। ये वही थी, वही काव्या। गार्ड्स, काव्या ने मुड़कर आवाज दी, इस आदमी को मेरी नजरों से दूर लेकर जाओ। यह हमारे जश्न का माहौल खराब कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत आगे बढ़े। अवनी अपनी जगह खड़ा हो गया। उसकी नजरें कनिका के चेहरे पर जमी थी। वह चाहती तो उसे पहचान सकती थी। वह चाहती तो उसकी तड़प को देखकर पिघल सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में बर्फ थी, ऐसी बर्फ जो अवनी शर्मा की आत्मा तक को जला रही थी। चलिए शेखर जी। कनिका ने उनका हाथ पकड़ लिया। यहाँ का माहौल बहुत घुटन भरा हो गया है, किसी घटिया सोच वाले इंसान की वजह से। शेखर जी ने घृणा भरी नजरों से अवनी को देखा। अगर आगे कभी भी मेरी कनिका के आसपास दिखाई दिए अवनी शर्मा, तो ऐसा हाल करूंगा कि तुम्हारा व्यापार, तुम दोनों सड़क पर आ जाओगे। सड़क पर घूमने वाले पागल प्रेमी की तरह व्यवहार करना बंद करो। अवनी कुछ नहीं बोल सका। उसके शब्द, उसका गुस्सा, उसका घमंड सब उस लड़की के कदमों में बिखर चुके थे। शेखर जी। कनिका मुड़े। कनिका का लंबा गाउन जमीन पर घिसटता हुआ अवनी शर्मा के जूतों में छू कर गया। जाते जाते कनिका ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे 3 साल पहले अवनी शर्मा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। आज जैसे हिसाब बराबर हो गया था। हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई थी। अवनी शर्मा को क्या हो गया है? शायद नशे में होगा। इतनी खूबसूरत लड़की देखकर इसका दिमाग खराब हो गया होगा। अपने परिवार की कितनी बेइज्जती करवा दी। अवनी शर्मा वहीं खड़ा रह गया। गार्डों ने उसका हाथ पकड़कर बाहर जाने का इशारा किया, लेकिन उसने हाथ झटक दिया। वह खाली आंखों से उस दरवाजे को देखता रहा जहां से कनिका शेखर जी के साथ बाहर चली गई थी। उसे वह पल याद आया जब उसने कहा था, तुम एक अनपढ़ और साधारण लड़की हो। आज उसी लड़की ने इतने लोगों के सामने उसे मानसिक रोगी और गिरी हुई सोच वाला आदमी कह दिया था। अवनी शर्मा, जिसकी एक फोन कॉल पर पूरा शहर रुक सकता था, आज अपने ही प्यार के सामने बेबस, लाचार, अपमानित खड़ा था। शहर की रोशनी अपार्टमेंट की बड़ी कांच की खिड़की के इस पार किसी सितारे भरे आसमान जैसा दृश्य बना रही थी, लेकिन कमरे के अंदर का माहौल बाहर के शोर से बिल्कुल अलग, शांत लेकिन बहुत भारी था। महंगी लकड़ी के फर्श पर कीमती कालीन बिछे हुए थे और दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग इस घर की संपन्नता का संकेत दे रही थी। लाउंज में सिर्फ एक कोने में रखा लैंप जल रहा था, जिसकी हल्की सुनहरी रोशनी सोफे पर बैठे व्यक्ति पर पड़ रही थी। शेखर जी ने हाथ में पकड़ा कांच का गिलास मेज पर रखा और अपनी गहरी नजर सामने खड़ी लड़की पर टिकाई। वह खिड़की के पास खड़ी थी। उसका चेहरा शहर की रोशनी की तरफ था और पीठ शेखर जी की ओर। वह अभी भी उसी गाउन में थी, लेकिन उसके बाल खुले हुए थे और वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई लग रही थी। काव्या, शेखर जी ने नरमी से उसे पुकारा। वह चौंकी नहीं, बस धीरे से मुड़ी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। जी, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। शेखर जी उठकर उसके सामने आए और ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगे। तुम पार्टी से आने के बाद से बहुत चुप हो। शेखर जी ने उसके कंधों को हल्के से पकड़ा। मैं जानता हूँ वहाँ जो कुछ हुआ वह नहीं होना चाहिए था। अवनी शर्मा ने अपनी असली सोच दिखा दी। लेकिन तुम क्यों इतनी परेशान हो? कनिका ने नजरें झुका ली। मैं परेशान नहीं हूँ शेखर जी, बस पुरानी यादें धूल की तरह उड़ रही है।
शेखर जी ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। मुझे सच बताओ कनिका, क्या ये वही अवनी था, वही लड़का जिसका जिक्र तुमने एक बार बहुत कम शब्दों में किया था, जिसने तुम्हें ठुकराया था? कनिका की आंखों में एक परछाई सी आई। वह कुछ पल चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली और हल्की कड़वी मुस्कान के साथ बोली, हाँ शेखर जी, ये वही अवनी शर्मा था। शेखर जी के जबड़े कस गए, उनके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। ये वही आदमी था जिसने हीरे को पत्थर समझकर फेंक दिया था। उन्होंने हल्की सांस के साथ कहा, और फिर मेरी किस्मत देखो कि आज वही हीरा मेरी जिंदगी में है। वह मूर्ख आज तक भटक रहा है और मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। किस्मत? कनिका ने ये शब्द दोहराया। वह खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। तुम इसे किस्मत कहते हो शेखर जी, लेकिन मैं इसे प्रकृति का एक कठोर खेल कहती हूँ। अब शेखर जी भी उसके सामने कालीन पर बैठ गए और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि अगर उस समय उसने मुझे ठुकराया ना होता तो आज मैं यहाँ न होती। कनिका की नजरें बाहर शहर की रोशनी पर टिकी थी। अगर उस रात उसने मेरे प्यार का मजाक ना बनाया होता, अगर उसने मेरे चरित्र और मेरी गरीबी पर हंसी ना उड़ाई होती, तो काव्या से कनिका कभी पैदा ही ना होती। वह भोली और मासूम लड़की वही मर गई थी शेखर जी। उसके दिए हुए घाव मैं बहुत पहले भूल चुकी हूँ, लेकिन उनके निशान अभी भी है। अब उन भावनाओं की जगह सिर्फ ठंडापन है। शेखर जी ने उसका हाथ धीरे से चूम लिया। मुझे बताओ कनिका, उस रात क्या हुआ था? तुमने कहा था कि तुम घर नहीं गई थी, तो फिर वो 3 साल तुम कहाँ थी? तुम मेरे पास कैसे पहुंची काव्या? कनिका ने आंखें बंद कर ली। अतीत का वह दरवाजा जिसे उसने बहुत मुश्किल से बंद किया था, आज फिर खुल रहा था। वे रात काव्या, कनिका की आवाज हल्की कांप रही थी। जब मैं उस घर से निकली तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके आगे की कहानी बहुत ही दिलचस्प रहने वाली है। क्या काव्या अवनी शर्मा को अपना लेगी या फिर शेखर जी उसे संभाल लेगा? आगे कहानी बहुत रहस्यमयी और दिलचस्प होने वाली है। इस कहानी को मिस ना करें और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें।